जीवा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के गणित के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट करा दी थी। आज हम उससे नेक्स्ट पार्ट 2 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में जो लास्ट परिभाषा बताई गई थी वो थी परिमेय संख्या। इसको समझने लीजिए द्वारा, क्योंकि इसका यूज इस प्रश्नावली में होगा। तो परिमेय संख्या वह परिमेय संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q का मान यहाँ पर 0 ना हो और P और Q पूर्णांक हो, परिमेय संख्या कहलाती है। यानी वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, Q का मान 0 ना हो और P और Q पूर्णांक हो। इस तरह की संख्या सभी परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 1/2, 5/2, 1/3, -2, -3, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब आगे इस नेक्स्ट पार्ट में जो परिभाषा आती है वह है अपरिमेय संख्या। जिसको इरेशनल नंबर बोला जाता है, इरेशनल नंबर। इस परिभाषा को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि वह संख्या जिसको P/Q के रूप में न लिखा जा सके, के रूप में न लिखा जा सके, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q पूर्णांक हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। यानी जिसको P/Q के रूप में न लिखा जा सके और जहाँ पर Q की वैल्यू 0 ना हो और PQ पूर्णांक हो। इस तरह की सभी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे √2, √3, √5 और पाई, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आगे नेक्स्ट जो परिभाषा आती है इस चैप्टर में वह आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं, रियल नंबर। तो इसको डिफाइन इस प्रकार कर सकते हैं, इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह मतलब इनका कलेक्शन जो होता है या ग्रुप जो होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाती है या कही जाती है। अब आगे नेक्स्ट जो इससे संबंधित प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.2 पर चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपको बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो क्यों है, कारण भी देना है। तो देखिए अभी परिभाषा में क्या बताया गया है। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या
अभी परिभाषित की गई थी उसमें बताया गया था इसके जो अंदर वास्तविक संख्या के अंदर जो इनका कलेक्शन होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी दोनों का जो कलेक्शन होता है क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो फर्स्ट पार्ट में क्या गया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि देखिए अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। तो ये कथन क्या है आपका? सत्य है। और आपको कारण बताना है तो इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि सभी परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसलिए ये कथन सत्य है। आप प्रश्न नंबर 1 के सेकंड पार्ट पर चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो संख्या रेखा क्या होती है? मान लीजिए संख्या रेखा एक, जिस पर मान लीजिए यहाँ पर 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। डॉट डॉट आगे भी हो सकते हैं। इसी तरह से इधर -1 है, ये -2 है। तो पार्ट सेकंड में कहा गया कि जो संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु होता है किस रूप में हो सकता है? √m के रूप में। देखिए, अगर हम इनको जो बिंदु हैं √m के रूप में लिखेंगे तो देखिए √0, √1, √2, √3 इस तरह से लिखे जाएंगे, और √-1 और √2 -2। तो क्या ये सत्य है या संभव है? तो इस तरह से ये संभव नहीं है, इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। असत्य है। कारण देंगे, क्योंकि ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है। यानी जो ऋणात्मक वैल्यू हैं उनको हम रूट यानी वर्गमूल के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये कथन असत्य है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट थर्ड, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो देखिए, अभी परिभाषा जो बताई गई थी वास्तविक संख्या की में, उसमें क्या था? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। तो वास्तविक संख्या में क्या होती हैं? परिमेय संख्या भी होती हैं और अपरिमेय संख्या भी होती हैं। तो ये कथन क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि केवल इसमें एक परिमेय संख्या होती है, ये कहा गया, जबकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्या होती हैं। तो आप लिखेंगे इसका उत्तर कि ये असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी शामिल होती है, इसलिए ये असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आती हैं, ना कि एक ही परिमेय संख्या आती है। अब चलते हैं प्रश्नावली 1.2 के नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार है।
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? इससे पहले वाले पार्ट में आपको पूर्णांकों के बारे में बताया गया था। तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इसमें कहा गया है कि केवल धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 इस तरह से होते हैं, डॉट डॉट। अब प्रश्न में कहा गया है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो देखिए, चेक करके देखते हैं। अगर हम 1 को 1 लिखते हैं √1, तो क्या होता है? इसका मान 1 ही होता है, तो जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर √2 को √2 लिखा जाता है तो ये इसका मान जो आएगा वो अपरिमेय होगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार √3 लिखेंगे तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या है, और ना ही ये P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। इसी प्रकार जब √4 को लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर √4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 आ जाता है, और 2 कैसी होती है? 2 को 2/1 लिखा जा सकता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगा? आपका उत्तर होगा कि जो सभी धनात्मक पूर्णांक हैं, यानी सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। अब आपको एक उदाहरण देना है कि क्यों नहीं होते। जैसे √4 बराबर 2, जो कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं वो सभी अपरिमेय नहीं होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पर, जो कि इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए, ये संख्या रेखा हमने पहले से खींच कर रखी है यहाँ पर, 0, 1, 2, 3। तो हम क्या करते हैं कि 0 को बिंदु A मान लेते हैं और 2 को B मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो मान लेते हैं उसको मान लेते हैं हम 2 इकाई। अब क्या करते हैं, जो बिंदु B है इस पर एक लंब खींचते हैं 90 डिग्री का, यानी लंब डालते हैं इस पर। तो जो चांदा होता है उसकी सहायता से देखिए इस पर इस तरह से रखें कि ये लाइन इस पर संपाती हो जाए या रख जाए इस पर, और जहाँ पर 90 डिग्री का आता है उस पर आप इस तरह से पॉइंट लगा के इसको मिला लीजिए। अब क्या करेंगे, जो ये लंब डाला, मान लीजिए ये एक डी बिंदु है, यहाँ पर BD एक लंब हो गया। अब इस लंब पर हम एक इकाई का एक चाप लगाएंगे, जो कि प्रकार की सहायता से लगाएंगे। और जो हमने ये जो एक इकाई यूनिट जो मानी है, ये लगभग 2 सेंटीमीटर को हमने एक इकाई माना है। तो प्रकार में 2 सेंटीमीटर भर के यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, जो कि इस प्रकार होगा, और जहाँ ये कट करेगा उसको स्केल की सहायता से इससे मिला देंगे। तो यह इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। इसको एक बिंदु दे दीजिए, मान लीजिए ये बिंदु C है। अब क्या करेंगे, जो बिंदु C है इस पर एक लंब और डालेंगे। चलो, इस पर लंब डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं इसको। तो जो ये रचना की है इसको अब क्या करेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे कि ये किस प्रकार है। पाइथागोरस इससे पिछली कक्षाओं में भी आप पढ़ के आ चुके होंगे। तो पाइथागोरस का यहाँ पर यूज होगा
तो पाइथागोरस होती क्या है इसको एक बार समझ लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय, इसका इसमें यूज करेंगे। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के और प्लस उसके लंब के वर्ग के। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। नेक्स्ट क्लास में इसको और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, केवल यहाँ इतना ही समझ लीजिए कि पाइथागोरस जो होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होती है। इसका अब यहाँ पर यूज़ करेंगे और जो जो हमने किया है, जिस तरह से इसकी रचना की है, उसको अपनी भाषा में लिखेंगे। अब क्या करते हैं, जो ये ए और सी को मिलाया है, यहाँ पर प्रकार में बिंदु जो ए है, इसको बिंदु ए को केंद्र मानकर और ए सी त्रिज्या लेकर, जो ए सी त्रिज्या है इसकी लेकर एक चाप लगाएंगे जो आपकी जो संख्या रेखा है उसको बिंदु पी पर काटेगा। और जो ये बिंदु पी होगा ये √5 को निरूपित करेगा। अब जिस तरह हमने इसकी रचना की है इसको अपनी भाषा में लिख दीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम ए बी बराबर 2 इकाई लेते हैं और बिंदु बी पर बी डी और लंब होता है ए बी पर की रचना की। अब क्या करेंगे, देखिए बी सी जो लिया है हमने यहाँ पर, ये 1 इकाई है, तो बी सी बराबर 1 इकाई। ए सी को मिलाया है, अब त्रिभुज जो बना है आपका ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। क्या होती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन सा है आपका ए सी, बराबर किसके होगा, आधार ए बी का वर्ग प्लस और लंब क्या है आपका बी सी का वर्ग। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, √ आधार कितना है 2 का वर्ग प्लस बी सी लंब का वर्ग। ठीक है, इस तरह से आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इनका √। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 1 बराबर √5। अब आगे जो किया है उसको लिख दीजिए। तो ये कितना आ गया, जो आपका कर्ण था ये आ गया √5। तो अब बिंदु ए को केंद्र मानकर, यानी इस बिंदु को हमने केंद्र मानकर त्रिज्या ए सी, जो ये त्रिज्या है इसका एक चाप लगाया जो संख्या रेखा को बिंदु पी पर काट रहा है। इसे अपनी भाषा में लिख दीजिए। बिंदु ए को केंद्र मानकर त्रिज्या ए सी का एक चाप लगाया जो संख्या रेखा को बिंदु पी पर काटता है। बिंदु पी √5 को निरूपित करता है। इस प्रकार आप √5 को और आगे भी √2 √3 इस तरह की जितनी भी संख्याएं आ सकती हैं उनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं।
अब इस प्रश्नावली का ये लास्ट प्रश्न है और एक प्रश्न और दिया है जो कि कक्षा क्रियाकलाप पर आधारित है, उसको भी एक बार देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। उसमें कहा गया है कि कक्षा के क्रियाकलाप वर्ग मूल सर्पिल की रचना कीजिए। तो एक कक्षा का क्रियाकलाप दिया है, तो इसमें क्या करना है। देखिए सर्पिल की जो रचना होती है वो इस तरह से होती है कि इस तरह की रचना ये सर्पिलाकार होती है, इस तरह से घूमे, यहाँ से स्टार्ट हो और घूमती रहे और इस तरह से ये चलती रहे। इस तरह की आकृति को क्या बोला जाता है, सर्पिल, सर्पिल आकार की रचना। तो जैसे अभी हमने रूट 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया है, तो इसको इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कक्षा क्रियाकलाप किस तरह से करना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग ऑफ वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।